नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इज 30th दिसंबर 2021 थर्सडे। लास्ट वीक में हमने दो क्लासेस ली थी, 23rd और 24th दिसंबर, थर्सडे एंड फ्राइडे। 25th को छुट्टी थी, 25 दिसंबर ऑफिशियल हॉलीडे था। बहरहाल उन दो क्लासेस पे मैंने दो सवाल करवाए थे फाइनल अकाउंट्स के। फाइनल अकाउंट्स हमारा चल रहा है। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। दो पार्ट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन, जिसमें शुरू के पहले पार्ट में 4 चैप्टर थे: अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट्स थे पार्ट ए में। पार्ट बी में 14 चैप्टर थे, जिसमें डबल एंट्री से लेके करेक्शन ऑफ एरर तक, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, बैड डेट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सेल टैक्स, पेरोल, प्रोविजन, इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट, इसके अलावा जो है वो सेल टैक्स अकाउंटिंग, कंट्रोल अकाउंट, डे बुक्स, बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें सारे चैप्टर पढ़े। पार्ट सी जो फाइनल अकाउंट से, बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको कहा था हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। आपका जो पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट में, उसका नाम था सोल ट्रेडर अकाउंट। अब ये सोल ट्रेडर अकाउंट क्या होते हैं? देखिए, टाइप ऑफ बिजनेस की अगर बात की जाए ना, तो इनिशियली मैं डिस्कस भी करता हूँ क्लास में कि नॉर्मली 3 किस्म के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल ऑनर होता है, और वो सिंगल ऑनर सारे बिजनेस के प्रॉफिट का इंटाइटल टू रिसीव होता है। इन केस ऑफ लॉस वो भी उसको बेयर करना पड़ता है। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पे 2 क्वेश्चन किए। बाकी मैंने आपसे कहा था, बट शायद ड्यू टू शायद कुछ मेरी मसरूफियत चल रही थी, मैं आपको चीजें व्हाट्सअप नहीं कर सका। मैंने शायद कहा था कुछ में, एटलीस्ट मैंने वो क्वेश्चन तो व्हाट्सअप कर दिए थे ना, जो क्लास में करवाए थे, दोनों व्हाट्सअप कर दिए थे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने कहा था कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें दूंगा, नेम ट्रेडर वगैरह, वो मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। तो फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमने दोनों सवाल बहुत डिटेल में जाके किए अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया था मिस्टर हसन के नाम से। ये ट्रायल बैलेंस था हमारे पास। ट्रायल बैलेंस के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी और 2 रिक्वायरमेंट थी। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर ये प्रोसेस आपको क्लियर है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका प्रोसेस क्या था कि वेरी सिंपल, हम इसमें जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो हमारे पास आंसर आता है या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। अगर कोई अदर इनकम भी है तो नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर अदर इनकम नहीं है तो हमारे पास, सॉरी, अगर अदर इनकम है तो हम उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद अदर इनकम ऐड करके नेट प्रॉफिट आएगा। और अगर अदर इनकम नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट। पहला सवाल मैंने करवाया था एहसन ट्रेडर, और दूसरा कौन सा था? हसन। इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले एसेट आते हैं, उसमें नॉन करंट पहले आते हैं, फिर कौन से एसेट आते हैं? करंट। उसके बाद कैपिटल लायबिलिटीज में पहले कैपिटल आता है, फिर लायबिलिटीज। कुछ वर्किंग अगर करनी पड़ती है तो वो मैं आखिर में कर रहा होता हूँ। तो ये देखिए, हमने जो सवाल अटेम्प्ट किया था लास्ट वीक में, हसन ट्रेडर या मिस्टर हसन, यह एक सवाल हमने अटेंड किया था किसके नाम से? एहसन ट्रेडर्स। तो ये दोनों क्या थे? सोल ट्रेडर। अब मैं आज अपने लेक्चर की तरफ जब जाऊंगा तो देखिए, हम थोड़ा सा पहले इंट्रो डिस्कस करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हम असल में आजकल पढ़ रहे फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, और ये फाइनल अकाउंट्स जो है बेसिकली ईयर एंड पे बनते हैं। और फाइनल अकाउंट्स बेसिकली मल्टीपल बिजनेस के हो सकते हैं। तो राइट नाउ हमने जो डिस्कस किया लास्ट वीक में, वो थे सोल ट्रेडर के अकाउंट। किसके अकाउंट? सोल ट्रेडर्स की अकाउंट। सोल ट्रेडर्स क्या होता है? जो सिंगल पर्सन, वहां पे ऑनर एक था, एक में था एहसन और एक में था हसन। मैंने कहा था 2-4 सवाल है, एक मारिया के नाम से,
एक नईम के नाम से, जो मैं आपको दूंगा करने के लिए। तो जहां सिंगल ओनर होता है तो वो क्या कहलाता है, सोल ट्रेडर। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं बेसिकली वो है कंपनीज अकाउंट, ठीक है। ये आपका जो, अगर मैं 1 मिनट ये आपके सामने सिलेबस की जो आपके पास एक स्लाइड मौजूद है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 1 मिनट में, ये आप देख रहे हैं फाइनल अकाउंट में फ्रॉम चैप्टर 19 टू चैप्टर 25, ठीक है। तो चैप्टर 19 पढ़ा था सोल ट्रेडर्स अकाउंट। आज हम किसके अकाउंट डिस्कस करने जा रहे हैं? बहुत कोई मेजर डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, वही चीज असल में वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है, समझ ले। इसमें आपकी सोल ट्रेडर की भी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट आज भी वही दूंगा। यानी कहां से स्टार्ट किया था जवेरी हमने? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या आती है? नहीं, इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल, नेट सेल में से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से क्या माइनस करते हैं? और अगर कोई अदर इनकम है तो ऐड करते हैं, नहीं है तो फिर वही नेट प्रॉफिट है। वही चीज आज भी पढ़ेंगे, फर्क ये होगा थोड़ा सा उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी होगा। अब तक जो हमने पढ़ा वो आपका था अकॉर्डिंग टू सोल ट्रेडर। ये 2 दिन चलाऊंगा इंशाल्लाह, आज और कल, क्योंकि वो रिपीटेशन है, वही चीजें हम बार बार पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी वी हैव डन। तो नाउ मैं आज चैप्टर नंबर समझ लें, अब ये 20 है आपका कंपनी अकाउंट्स के नाम से, उसको टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 20 है कंपनी अकाउंट्स, थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा कुछ चीजों में। जो डिफरेंस आपको नजर आएगा वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट की, लास्ट वीक में हम पढ़ रहे थे, जो क्लास में मौजूद थे खासतौर पे उनसे कहूंगा, और जिसमें हमने सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं यहाँ लिखूंगा भी किसी वजह से, क्योंकि एक डिफरेंस आपको समझाना है, ठीक है। सिर्फ मैं एक शॉर्टकट में यहाँ पे आपको एक जस्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सेल्स में से क्या माइनस करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या आंसर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम जीपी में से क्या लेस करते हैं? ओई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर कोई अदर इनकम होती है तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उस पर कौन सी इनकम ऐड करते हैं? अदर इनकम। तो हमारे पास एनपी आया था, नेट प्रॉफिट। समहाउ हमने सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट अदर इनकम इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये हमने लास्ट वीक में चीजें डिस्कस की थी। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस करते, और अदर इनकम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मसला। जैसे 2 सवाल करवाए थे, एक में अदर इनकम थी, एक में अदर इनकम। पहले सवाल जब हमने किया था तो हमने सेल माइनस उसकी कॉस्ट, तो जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। फिर दूसरा सवाल किया था सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, क्योंकि सेल की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लास्ट टाइम बड़ा डिटेल बताया था, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। दोनों कॉस्ट है, दोनों एक्सपेंस है, ये बार बार बता चुका हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ कितनी चीजें आती हैं? 2। कौन कौन सी 2 चीजें आती है? रेवेन्यू, और इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सॉसी भी कहते हैं, या इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट कौन सी बनाई थी? एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये एसओएफपी है, बेसिकली इसको हम 3 हिस्सों में देखते हैं। हम कहते हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हम इस चीज को सामने रखते हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। कैपिटल प्लस
लायबिलिटीज। तो अब जो चेंज आपको नजर आएगा ना वो बताने जा रहा हूं मैं आज। अगेन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स इज व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन आज जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे? कंपनी के। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट वी हैव टू डिस्कस के हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सोल ट्रेडर एंड कंपनी। पहली चीज तो बड़ी सिंपल है, सोल ट्रेडर नाम ही काफी है। सोल कहते हैं अकेला, ट्रेडर ऑनर, ऐसा बिजनेस जिसका सिंगल ऑनर हो। शाहनवाज ट्रेडर, ठीक है, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल ऑनर हो उसको कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। वैसे तो कंपनी बिजनेस की जो फॉर्म्स होती है उसमें सेकंड वन होती है पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम 2 पार्टनर हो, मैक्सिमम 20 हो, ठीक है ना, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। बट सिलेबस में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग नहीं है। तीसरा ऑप्शन होता है कंपनी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप एक लिमिटेड है, 20 तक जा सकते हैं, और पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक होती है। लेकिन कंपनी का बिजनेस एक आम बिजनेस नहीं होता। कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, एक यूनिक उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, एक लीगल उसका स्टेटस होता है, कंपनी का अपना एक ब्रांड होता है, कंपनी का एक नाम होता है। पीएसओ अगर एक रजिस्टर्ड है तो दूसरी पीएसओ नहीं हो सकती। एक शील्ड पाकिस्तान रजिस्टर्ड है तो दूसरी शील्ड पाकिस्तान नहीं हो सकती। एक यूनिलीवर रजिस्टर्ड है तो दूसरी यूनिलीवर नहीं हो सकती। और कंपनी अपने नाम से रजिस्टर्ड होती है, और कंपनी का जो नाम है उसके नाम के आगे एक वर्ड होता है लिमिटेड। वहां से हम सबसे पहले तो सवाल में डिफरेंशिएट कर रहे होते। लास्ट टाइम जो हमने सवाल किए थे उसमें कोई लिमिटेड का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपने देखा होगा पीएसओ लिमिटेड, यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड भारत, वो तो पब्लिक है मेरा ख्याल है। इसके अलावा शील्ड पाकिस्तान। तो हम कंपनीज के जो नाम देखते हैं उनके नाम के आगे वर्ड लिमिटेड आपको नजर आता है। तो बेसिकली कंपनी एक नाम, एक ब्रांड का नाम है। कंपनी एक लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है। कंपनी का एक लीगल प्रोसेस होता है उसकी रजिस्ट्रेशन का, और कंपनी का बिजनेस रजिस्टर्ड होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जो हमारा फाइनेंस एक्ट है, आगे पढ़ेंगे आप लॉ, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। अब अगर मैं सवाल को देख के भी आपको समझाऊंगा कि हाउ कैन बी जज कि ये सवाल कंपनी का है या सोल ट्रेडर का, वो सवाल को देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ चीजें अभी से बता दूंगा। देखिए, नंबर 1, जब मैं फाइनल अकाउंट बनाने जाऊंगा कंपनी के, तो प्रोसेस तो वही है जिस तरह मैंने कहा। यहाँ पे 2 चीजें आती है, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो यहाँ पे आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी चीजें आएंगी? 2। नंबर 1 इज रेवेन्यू एंड नंबर 2 इज एक्सपेंस। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू फॉर्म, तरीका वही होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेल। सेल में से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक तब्दीली जो आपको नजर आएगी वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की सूरत में। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, जिसको हम कहते हैं एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, एई और एसई। सेलिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम मार्केटिंग भी है या डिस्ट्रीब्यूशन भी है। सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब मैंने जब पिछले वीक में सवाल किया था ना, इधर देखिएगा, ये जब मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा था तो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने के बाद कोई बाइफरकेशन नहीं रखी थी, एक लिस्ट बना दी थी, और उस लिस्ट में सारे एक्सपेंस आ रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंस, सैलरीज, उसके अलावा आपका मोटर रनिंग एक्सपेंस, इसके अलावा आपका जो रेंट एक्सपेंस, मार्कअप, सन्ड्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हमने एक्सपेंस की बाइफरकेशन नहीं की थी। कंपनी के सवाल पे एक्सपेंस की बाइफरकेशन होगी कितने हिस्सों में? 2। एडमिन अलग होंगे, सेलिंग, बस ये 2 वैल्यूज हम कैलकुलेट करके लाएंगे वर्किंग से। तो हम करेंगे क्या कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू आएगा जीपी। जीपी से हमें क्या लेस करना होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 2 किस्म के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, एडमिन और सेलिंग।
उन दोनों को प्लस करके यहाँ से माइनस करेंगे, और अगर कोई अदर इनकम होगी तो इसको हम बोल देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसमें अदर इनकम को क्या कर लेंगे, ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर अदर इनकम नहीं होगी तो इसी को हम बोल देंगे नेट प्रॉफिट। इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती है इसमें, बाज दफा इस पे इंटरेस्ट होता है वो फिर अलग से लेस होता है, और बाज दफा अगर टैक्स होता है तो वो अलग से लेस होता है, लेकिन नॉर्मली आपके लेवल पे इतना ज्यादा नहीं आता, बिकॉज के तो आपका लेवल बहुत ही लोअर लेवल है, आपका लेवल इस वक्त जो है वो डेफिनेटली ऑपरेशनल लेवल है, और आपका पेपर जो है वो भी नो डाउट वो इतना हाई लेवल नहीं है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो इंट्रोडक्शन लेवल पे है। और आपके पेपर में एक लिमिटेशन ये भी है कि एग्जामिनर आपको जब सवाल देता है तो वो कंप्यूटर बेस होता है, और कंप्यूटर बेस में डेफिनेटली आपके पास इतना स्पेस या इतना टाइम फ्रेम नहीं होता कि आप बहुत डिटेल से जा सके। ये तो हम बड़ा डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ लें, पेपर में बड़ा स्ट्रेट आता है ये सवाल, या तो इनकम स्टेटमेंट आती है या बैलेंस शीट आती है, या अगर कोई खुश नसीब होगा दोनों आ गए तो वो 20 नंबर के 2 सवाल होंगे, ठीक है ना। वहां पे कुछ भी नहीं करना होता, इतनी मेहनत से जो अभी ये पूरा बनाते स्टेटमेंट, दिस वन, ये जो मैंने इतनी स्टेटमेंट बनाई है, ये इतनी स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, ये पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है, फॉर्मेट बना हुआ है, सिर्फ आपको नेट सेल की वैल्यू रखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू रखनी है, जीपी आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करके रखने, एनपी आ जाएगा। तो वहां बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना हुआ होगा, ये चीजें मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कुछ करवाई नहीं है मैंने, फॉर्मेट मौजूद है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, पॉइंट इज दैट के एक तो आपको डिफरेंस कहां पे नजर आया, किस साइड पे, किस साइड पे आपको डिफरेंस नजर आया इनकम स्टेटमेंट पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे वो मैं सवाल पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली एग्जामिनर सवाल में खुद भी मेंशन कर देता है कि ये एक्सपेंस एडमिन से रिलेट कर रहा है, या ये एक्सपेंस मार्केटिंग सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर रहा है। अब आ जाए कम टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या डिफरेंस हमें नजर आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट पे। तो जब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, याद रखिए बैलेंस शीट होती है, चाहे कंपनी की हो, चाहे सोल ट्रेडर की हो, चाहे पार्टनरशिप की हो, ये हम नहीं कह सकते कि इक्वेशन चेंज हो जाएगी या एसेट चेंज हो जाएंगे, नहीं, एसेट एसेट ही रहेंगे, पहले नॉन करंट फिर करंट, इक्वल टू कैपिटल के बदले यहाँ पे अच्छा वर्ड होता है इक्विटी, क्या लिखेंगे आप, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बेसिकली कैपिटल का ऑल्टरनेट वर्ड क्या होता है, ये तो इनिशियल डेज में आपको मैंने बता दिया था, और इक्विटी में यहाँ एक वर्ड में यूज करूंगा शेयर होल्डर इक्विटी। कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो सिंगल नहीं होता, कंपनी में प्राइवेट कंपनी है कम से कम 2 मैक्सिमम 50, पब्लिक है कम से कम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, लेकिन सोल ट्रेडर में सिंगल ऑनर होता है। हमने लास्ट टाइम क्या बोला, एसन ट्रेडर, एसन कैपिटल, हसन ट्रेडर, तो मैंने बैलेंस शीट पे क्या लिखा था, हसन कैपिटल, इधर देखिएगा ये बैलेंस शीट पे लिखा है मैंने हसन कैपिटल, लेकिन आज हसन नहीं होगा, आज एहसन नहीं होगा, आज शाहनवाज नहीं होगा, आज मेमन भाई नहीं होंगे, आज बहुत सारे मेमन होंगे जो कि शेयर होल्डर होते हैं, जिनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर कहते हैं हिस्से को, शेयर होल्डर कहते हैं हिस्सेदार को, और शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं हिस्सेदार की मिल्कियत। शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर हिस्सेदार, शेयर होल्डर्स इक्विटी हिस्सेदारों की इक्विटी, हिस्सेदारों की मिल्कियत, मालिकों की मिल्कियत, शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक चेंज आपको नजर आएगा कैपिटल वाले पोर्शन में, एक चेंज आपको नजर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरफ, बस वो भी कोई बहुत मेजर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो शी जो है शेयर होल्डर इक्विटी, क्या वो कैपिटल नहीं है, वो कैपिटल ही तो है। शेयर होल्डर कौन होता है, ऑनर, ऑनर का पैसा क्या होता है, कैपिटल, वो कैपिटल ही है, लेकिन बस प्रेजेंटेशन का फर्क है, क्योंकि वहां असलम कैपिटल नहीं हो सकता, बाबर कैपिटल नहीं हो सकता, रिजवान कैपिटल नहीं हो सकता, वहां पे फखर कैपिटल नहीं हो सकता, आसिफ कैपिटल नहीं हो सकता, वहां पे आपका जो कैपिटल होता है वो आपका कैपिटल होगा शेयर होल्डर इक्विटी, उसमें बहुत सारे ऑनर है, हफीज भी ऑनर होगा, ठीक है, वहां पे आपका जो है वो शाहीन भी ऑनर होगा, ठीक है, हसन भी ऑनर होगा, वहां पे सारे आपके ऑनर होंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी, मालिकों की मिल्कियत। यानी मैं
बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अभी बनाऊंगा आपके सामने। एक कंपनी का सवाल भी मैंने कॉपी कर लिया आपके सामने, स्क्रीन पे भी आपने देखा भी था, उसको स्टार्ट करेंगे। शेयर होल्डर इक्विटी में टाइटल क्या क्या होंगे, कॉमन टाइटल जो होंगे आपके लेवल पे, फिलहाल मैं उनकी बात करूंगा। आपके लेवल पे नॉर्मली 2 से 3 टाइटल कॉमन है, वैसे इसमें 4-5 होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पे हो सकता है एक आध और भी आएगा तो मैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड कर दूंगा। फिलहाल आपके लेवल पे यहाँ पे सबसे पहला एक पार्ट होता है शेयर कैपिटल। क्या होता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के साथ कभी कभी एक पार्ट होता है शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। और उसके अलावा आपके पास रिटेन अर्निंग। क्या होता है? रिटेन अर्निंग। अब ये क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट आर दीज। हमारे पास देखिए, जब मैंने ये सवाल सॉल्व किया था ना, कौन सा वाला, लास्ट क्लास में, हसन ट्रेडर, ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूं और मुझे बताइएगा ये बॉक्स मैंने सिर्फ कौन से पार्ट के लिए बनाया है? कौन सा पार्ट है? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर कहते हैं मालिक को, ऑनर्स इक्विटी, मालिक की इक्विटी। अब हम बात करें शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर भी कौन है? ऑनर। वहां सिंगल था इसलिए ऑनर इक्विटी, बहुत सारे होंगे तो शेयर होल्डर इक्विटी। ये जो ऑनर्स इक्विटी को मैंने बॉक्स बनाया है, हाउ मेनी हेड्स आर देयर? आयशा, हाउ मेनी हेड्स? 3। ईशा नमाज, कौन कौन से? हसन कैपिटल और आवाज बैठी है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट और ड्राइंग। कंपनी में ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, पहली चीज, कंपनी में ड्राइंग नहीं हो सकती, कंपनी का ऑनर एक थोड़ी है, मल्टीपल ऑनर है, कंपनी में ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, ये जो 3 हेड में लिखे ना, वहां एक शेयर कैपिटल होगा, यहाँ क्या था? हसन कैपिटल। वहां क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हुआ है ना, वहां प्रॉफिट को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं? जो प्रॉफिट आपने कमाया था उसको रिटेन रखा हुआ है, रिटेन अर्निंग। रिटेन, पास प्रॉफिट भी उसमें शामिल होता है, पिछला जो कमाया था और इस साल जो कमाया, दोनों ऐड कर देंगे। पिछला जो कमाया था वो बता देंगे कितना कमा के रखा हुआ है, उस पर अगर कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देते शेयर होल्डर को, लेकिन अगर नहीं दिया डिविडेंड, सारा का सारा होल्ड किया हुआ है, तो वो आपका कहलाता है रिटेन अर्निंग। क्या कहलाता है? यानी आपने अर्न करने के बाद उसको रिटेन रखा हुआ है, रिटेन अर्निंग। तीसरा उसमें वर्ड लिखा था मैंने शेयर प्रीमियम। तो इस तरह ये 3 हेड्स है ना, हसन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग। इसी तरह वहां पर भी 3 हेड्स नॉर्मली। अब जरूरी नहीं है कि तीनों हो, 2 तो लाजमी होंगे इसमें से। एक होगा शेयर कैपिटल, दूसरा होगा रिटेन। इन 2 के बगैर तो कंपनी चल ही नहीं सकती। और आप सबसे बड़ी निशानी, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि सर ये ट्रायल बैलेंस कंपनी का है या ये ट्रायल बैलेंस सोल ट्रेडर का है? शेयर कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? शेयर कैपिटल। जिस सवाल में शेयर कैपिटल नजर आ जाए, आप समझ जाना ये सवाल सोल ट्रेडर का नहीं हो सकता, क्योंकि सोल ट्रेडर में शेयर कैपिटल नहीं होता। वहां पे होता है आयशा कैपिटल, शाहनवाज कैपिटल, जीएम कैपिटल, असलम कैपिटल, बाबर कैपिटल। वहां पे होता है सिंगल ऑनर कैपिटल। क्या होता है? सिंगल ऑनर कैपिटल। लेकिन जब बहुत सारे शेयर होल्डर हो तो सबके नाम नहीं लिख सकते, फिर एक ही नाम, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो वो सब कौन हो जाते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर कैपिटल एक मेजर डिफरेंस। दूसरी बात, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट ना पार्टनरशिप में हो सकता है, ना इसका कॉन्सेप्ट सोल ट्रेडर में। रिटेन अर्निंग होता ही कंपनी, असल में कंपनी अपना सारा, देखो हम क्या करते थे, हम सोल ट्रेडर में क्या करते थे, जितना प्रॉफिट वो कमाता था सोल ऑनर, जितना प्रॉफिट वो कमाता था सोल ऑनर, वो उसके कैपिटल में जाके क्या कर देते थे? ऐड। खत्म हो गई बात, उस सारा उसी का है ना, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका था? एहसन का था, असलम का था, तो हमने एहसन के कैपिटल में ऐड कर दिया, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट एहसन के कैपिटल में ऐड हो गया और उसका कैपिटल बढ़ गया। किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग कैपिटल बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितनी ड्राइंग कर ली उतने से कैपिटल हमने उसका कम कर दिया। लेकिन कंपनी में जो प्रॉफिट कमाते हैं वो सारा प्रॉफिट ऑनर को नहीं दिया जाता, शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता। तो कंपनी का मकसद क्या है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर की दौलत को मैक्सिमाइज करना है। हाउ टू मैक्सिमाइज? पैसों से पैसा बनता है, पैसा हो ना आपके हाथ में, पैसों से पैसा बनता है, तो पैसा आप इन्वेस्ट करो,
बजाय शेयर होल्डर को देने के। कुछ लोग थोड़ा बहुत डिविडेंड देते, कुछ लोग डिविडेंड नहीं भी देते, कोई मसला नहीं है। कुछ कंपनी जो सर्टिफाइड होती है वो डिविडेंड नहीं देती, मतलब वो कहते हैं कि ये पैसा रोक लो, रिटेन कर लो, रिटेन अर्निंग ये कमाया था, कमा के हमने क्या किया हुआ है और इसको हमने आपकी इक्विटी में ऐड किया हुआ है। किसका पार्ट है? शेयर होल्डर इक्विटी, उसमें डाल दिया। तो जितना डिविडेंड दे देंगे वो माइनस कर देंगे, अगर नहीं दिया तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? रिटेन अर्निंग। अच्छा, शेयर प्रीमियम कभी होगा कभी नहीं होगा। शेयर प्रीमियम ये होता है कि जब मार्केट में आपका शेयर एक पार वैल्यू होती है और एक पार वैल्यू से ऊपर जा रहा होता है। हमारे प्यारे पाकिस्तान में नॉर्मली पार वैल्यू 10 रुपए है। अगर 10 रुपए से ऊपर शेयर मार्केट में बिक रहा है, 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए का बिक रहा है, तो 2 रुपए पर शेयर पे आप क्या ले रहे हो? प्रीमियम। क्या ले रहे हो? वो पैसा भी शेयर होल्डर का पैसा होता है, वो पैसा शेयर प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड होता है। किसके नाम से? अब 10 रुपए वाला शेयर 400 रुपए का भी बिकता है पाकिस्तान में, ऐसी ऐसी कंपनीज भी है। 400 रुपए का क्या मतलब है? 10 रुपए की पार वैल्यू, एक शेयर पे 390 रुपए का प्रीमियम। तो याद रखें, ये जो प्रीमियम है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये होगा पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। तो यहाँ पे सिंपल, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे एसेट में आपको कोई चेंज नजर, आपको लगेगा सर ये तो वही वाले, हमें तो लग रहा है हम सोल ट्रेडर का सवाल कर रहे हैं। लायबिलिटी में आपको कोई डिफरेंस नजर? सिर्फ कौन से पार्ट में? कैपिटल। और कैपिटल को बेहतर है, मैंने यहाँ पे वर्ड से यूज किया इक्विटी, और उसमें हेडिंग क्या डालूंगा? शेयर होल्डर इक्विटी। वहां क्या हेडिंग डालता था? ऑनर्स इक्विटी। यहाँ पे हेड्स सवाल में देख लूंगा कौन कौन से, दो तो होंगे लाजमी, इन दो के बगैर तो कंपनी चल ही नहीं सकती, कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा जब तक कौन कौन से हेड ना हो, शेयर कैपिटल और। अच्छा, कभी कभी ये रिटेल अर्निंग के बदले इसका एक ऑल्टरनेट वर्ड होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ होता है? तो वो वर्ड यूज कर लेते हैं ये लोग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी क्या है? जो प्रॉफिट आपने कमा के अपने पास एक्यूमुलेट कर लिया है, एक्यूमुलेटेड बोलते हैं जमाशुदा। किसको बोलते हैं? तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो बेसिकली आपके लिए क्या है? रिटेन अर्निंग्स, राइट। अच्छा, अब आ जाए सवाल की तरफ। ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सोल ट्रेडर एंड फाइनल सोल ट्रेडर एंड कंपनीज अकाउंट, यानी सोल ट्रेडर और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिफरेंस आपको नजर आएंगे। अब मैं सवाल की तरफ जा रहा हूं और नो डाउट वी हैव इनफ टाइम, 1 घंटे से भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मैंने बेस बना दी है तो मुझे, लास्ट टाइम भी आपने नोट किया था बहुत ही कम टाइम में मैंने सवाल अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट किया था। नाउ सबसे पहले मैं सवाल को डिस्कस करूंगा और मैं कुछ चीजें हाईलाइट भी करूंगा ताकि आपको चीजें पता चलती रहे। फॉलोइंग प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, ट्रायल बैलेंस से फर्क ये ट्रायल बैलेंस जो है वो डेबिट क्रेडिट ऐसे कर दिया, कोई मसला नहीं है। 829250 829250 ऑल इज वेल, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल। एक ट्रायल बैलेंस होता है जिसमें हेड चल रहे होते हैं एक साथ, और उसमें जो है वो आपके कुछ डेबिट आ रहे होते हैं, कुछ क्रेडिट। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका स्पेस भी बच गया, ठीक है, इन्होंने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस जो है वो किसका है? स्टार लिमिटेड, कंपनी का नाम आपको यही पता चल गया, हाजा लिमिटेड स्टार, और ये ट्रायल बैलेंस है दिसंबर 31, 2013, सही है। अब हमारे पास डेबिट साइड पे डिलीवरी वैन एसेट है, एसेट कहां जाता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओपनिंग इन्वेंट्री शाहनवाज याद है कहां जाती है? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका एक्सपेंस है। मैं भी सिर्फ वो हाईलाइट करूंगा चीजें जिनका ताल्लुक किससे है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट पे जाएगा। नोट रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट पे जाएगा। याद रखना, कुल्लू रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल हो वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसेट, ठीक है। अलाउंड फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा एसेट है, रिसीवेबल से एडजस्ट होता है। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, लेकिन मे भी इसमें से कुछ सप्लाईज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एक्सपेंस में। कैश एसेट है, परचेज एक्सपेंस है। सेल रिटर्न, ये सेल में से माइनस करूंगा ताकि नेट सेल आ जाए, ठीक है। परचेज, अच्छा, सैलरी मार्केटिंग वालों की, कैरेज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है, बताया था लास्ट टाइम।
कैरीज आउट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, व्हीकल एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कुछ के आगे लिखा हुआ है एडमिन मार्केटिंग, कुछ के आगे नहीं लिखा हुआ, वो हम खुद समझदार हैं। व्हीकल मार्केटिंग में यूज होते हैं, कंपनी की गाड़ियां कहाँ यूज होती है ज्यादा? मार्केटिंग में। इसको मार्केटिंग में इसका जो डेप्रिसिएशन है वो लेके जाएंगे, या इसका जो एक्सपेंस है। अच्छा, अब आ जाए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, आगे दोनों खिलाड़ी, ये दोनों खिलाड़ी का ताल्लुक शी से है, शेयर होल्डर इक्विटी। यहीं से पता चल रहा है ये सवाल किसका है, कंपनी का। अकाउंट पेबल लायबिलिटी। अच्छा, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी माइनस होता है एसेट में से। मैंने इनकम स्टेटमेंट के आइटम छोड़ दिए, मैंने या तो एक्सपेंस छोड़ दी या तो इनकम। सेल छोड़ दी, सेल इनकम है। परचेज रिटर्न क्यों छोड़ दिया? वो परचेज में से हमें क्या करना होगा, माइनस। अच्छा, सेल रिटर्न सेल में से माइनस होगा। सैलरी एक्सपेंस, कैरीज एक्सपेंस, कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस या तो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट। अच्छा, अब आ जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। वी हैव 6 एडजस्टमेंट, 7 है लेकिन 6 है। इग्नोर टैक्स, टैक्स तो है ही नहीं, टैक्स चोरी करते हैं ये लोग या टैक्स फ्री जोन में है। बहरहाल इन्होंने एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2013। इसमें हम एक रिक्वायरमेंट और ऐड करेंगे और इसकी हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिक्वायरमेंट नंबर ए कर लें इसको, एंड रिक्वायरमेंट नंबर बी। एज ऑन बनती है ये, एज एट December 31, 2013। अच्छा, नाउ वी हैव 6 एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, एज यूजुअल। ये सबको पता है क्या होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग तो जाता है, नेट परचेज ऐड करते तो उसके अंदर ये भी शामिल हो जाती है, फिर इसको वहां से माइनस करते। अच्छा, ये प्लीज सुन लें, ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 8000। ऊपर ऑफिस सप्लाईज आ रही थी आपके पास 9350, उसमें से कितनी इस्तेमाल हो गई? अब 8000 के अंदर भी करना क्या है, 70% एंड 30% ऑफ द सप्लाईज कंज्यूम बाय एडमिन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो आपका 70% एडमिन एक्सपेंस है, बाकी 70% 30% मार्केटिंग है। ड्यूरिंग द ईयर a new delivery van was purchased, an amount ₹4,000 was paid, being the cost of its registration and painting the name of the business in which wrongly charged to vehicle expense account। ओके, एक और एडजस्टमेंट आ गई है, और वो एडजस्टमेंट ये है, ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर एक डिलीवरी वैन परचेज की थी, और वो वैन जो है ना 4000 रुपए की थी, और हमने उसके जो पैसे दिए थे वो गलती से कौन से हेड को चार्ज कर दिए, व्हीकल एक्स। ये गलत, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये 4000 रुपए डिलीवरी वैन, अगर ऊपर आपके पास एसेट आ रहा होगा ये रहा, सबसे पहले इसकी कॉस्ट में क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा इसकी कॉस्ट में, और ये एक्सपेंस में से माइनस कर दूंगा, राइट। ये 4000 रुपए का ताल्लुक किससे है, यस, यानी जो ये डिलीवरी वैन है ना, इसके अंदर कितने हजार रुपए ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर अगर आपने इसमें 4000 रुपए ऐड कर दिए तो आपका ये ट्रायल बैलेंस हिल जाएगा। तो ये एक जगह से माइनस भी करूंगा, कहां से, यहां से 4000 रुपए क्या करूंगा, माइनस। ठीक है, ये मैंने रिवर्स लिखा है लेकिन समझाने के लिए लिखा है, या ऐसा कर दो -4 प्लस दिस। अब तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना। तो अब मैं अगर -4 + 7 करूंगा तो मेरा आंसर होगा -3600, यानी ये एक्चुअल कितना हो जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट, 3600, और ये कितना हो जाएगा 2,24,300, 2,24,300। गॉट इट। अच्छा, आगे आ जाए एक और एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन ईयर एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वैन। कह रहे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देना, 10%। ठीक है, डिलीवरी वैन्स आर यूज्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट ओनली।
यानी इनका डेप्रिसिएशन किसको जाना चाहिए, मार्केटिंग वालों को। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू मेंटेन 3% ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये भी एडजस्टमेंट कर देंगे। रेंट आपका 4,000 रुपए पेएबल है, पेएबल का मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है, कौन सी एक्सपेंस के अगेंस्ट, एडमिन एक्सपेंस। सवाल आपने पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट आपने देख ली है, नाउ वी कैन स्टार्ट। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने यहाँ पे लिखा कि भाई हम सवाल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं स्टार लिमिटेड का, राइट, स्टार है, यस स्टार लिमिटेड। What we are going to prepare statement of profit and loss. और ये मना रहे फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2030। जवेरिया सबसे पहले क्या आता है, नेट सेल, क्या आता है। अच्छा, अब नेट सेल के लिए अगर सेल रिटर्न तो उसको क्या करके लेके जाएंगे, लास्ट टाइम भी शायद था, तो अब हमने यहाँ पे लिखा, अच्छा एक तो हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले सेल्स, और सेल्स में से क्योंकि इस सवाल को हम पढ़ के आए हैं, सेल के साथ क्या मौजूद है, सेल रिटर्न, तो मैंने लेस करना है सेल्स रिटर्न, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट सेल। सेल में से मैं सेल्स रिटर्न को माइनस करूंगा तो डेफिनेटली हमारे पास आएगी नेट सेल। हमारे पास जो सेल है, सवाल पे आ जाए, जो वैल्यूज मैं लिखता रहूंगा उसको मैं हाईलाइट करता रहूंगा। सेल 434,255, एम आई राइट, 434। काइंडली कैलकुलेटर निकाल लिया करें, कैलकुलेटर यूज किया करें। 434,255 यही था, और एक से ज्यादा स्टूडेंट कैलकुलेशन किया करें ताकि कोई मिस्टेक हो तो सामने आ जाए। 434,255 सेल में से क्या माइनस करूंगा, सेल रिटर्न है 5,000 की, सेल रिटर्न कितनी है 5,000 की, 5,000 माइनस कर दे, जी बोले, ओके। मेमन महीने का है 429,255 मेमन भाई, मेमन भाई व्हाट इज दिस, या दिस इज नेट सेल, आज आर नेट सेल्स। यहां तक किसी को इतराज है, ऑलवेज बी स्टार्टेड फ्रॉम नेट सेल्स। अच्छा अब आ जाए, हम ये बात कर रहे हैं रुपीज में, ठीक है जी। मेमन भाई नेट सेल के बाद क्या माइनस करते, कॉस्ट ऑफ, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट COGS। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट COGS, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले, वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सारी बहुत डिटेल लॉजिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री में किसको ऐड करते हैं, नेट परचेजेस। अच्छा अब एक मसला है कि यहाँ पे हमारे पास परचेज रिटर्न भी है, तो मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा नेट परचेजेस, क्या लिखूंगा, और यहाँ ब्रैकेट में इसकी अमाउंट को माइनस करके ले जाऊंगा, राइट। यानी मैंने ये लिखा, ओपनिंग इन्वेंट्री पहले आ जाए, हाउ मच ओपनिंग इन्वेंट्री इज देयर, ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 रुपए, कितनी है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 20,000, एनी ऑब्जेक्शन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ओके। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद किसको ऐड करते हैं, नेट परचेजेस, किसको ऐड करते हैं, नेट परचेजेस। अच्छा भाई एक बात मैं बता दूं, जो ये चीजें रिपीट करके आया घर से उसको तो समझ में आ रहा होगा, और जो घर से नहीं पढ़ के आता तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। इवन कुछ बेचारे ऐसे बच्चे भी हैं जो किसी और सेक्शन के, लेकिन वो देखिए यहाँ आके बैठ के पढ़ते हैं, ये ज्यादा रेगुलर है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चे जो आके पढ़ते हैं, जो
सेक्शन ए के हैं जिनका कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्लास एंड हो चुकी है, लेकिन फिर भी इतनी सर्दी में सुबह उठ के आते पढ़ने के लिए और रेगुलर आते, तो देखिए मीन्स के इनको शायद कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और आप लोग भी अगर, यह हमारी क्लास में बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, शाहनवाज वगैरह है, ये आगे जितने बैठे हुए भाई लोग, ये बहनें बैठी हुई, आयशा वगैरह, ये जवेरिया, ये सब माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेगुलर आते हैं और पढ़ते भी हैं। तो आप लोग भी, मेमन भाई बैठे हुए पीछे हमारे माशाल्लाह, और भी सारे भाई हैं। तो लेकिन देखिए अगर कोई घूमेगा तो उसका अपना कसूर है। मैंने लास्ट वीक 2 सवाल कराए उसी पैटर्न पे, अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया, बिल्कुल लास्ट वीक वाला। और आप देखिए 1 घंटा तकरीबन मुझे होने वाला है, मैं जब से बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ बेस बनाई है, कुछ भी नहीं पढ़ाना शुरू किया था, अब पढ़ना शुरू किया है। लेकिन क्या वही जो पिछले, कल भी आऊंगा यही पढ़ाऊंगा, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी। कल इससे भी अच्छा सवाल होगा इंशाल्लाह, उसके अंदर वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वही कंपनी का सवाल। परसों आऊंगा फिर वही बात, फिर आऊंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते वही बात। अब ये टॉपिक चलता रहेगा, लेकिन क्या फ्लेवर चेंज होंगे, कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कभी सिंगल एंट्री वालों का, कभी मैन्युफैक्चरिंग वालों का, कभी कंपनी वालों का, कभी सोल ट्रेडर का। 5 चैप्टर तो यही है आउट ऑफ 7। तो याद रखें, जो मैं चीजें पढ़ाता हूं अगर आप घर जाके पढ़ते, वरना मैं आपको बता दूं सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अभी पेपर चल रहे हैं, बच्चों से कमेंट्स लिया करें। बच्चे आके बोलते सर पेपर मुश्किल था, सर ये था, सर वो था। बच्चा ये नहीं देखता मैंने क्या किया था, मैंने कितना पढ़ा था। और मैं बताऊं इस वक्त ये बहुत बड़ा इम्तिहान हम लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। मैं हकीकत बताऊं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन इस वक्त आप लोग मैट्रिक पास है। मेरी बात बुरी लगेगी आपको, असल में ये बात आप लोग फील नहीं कर सकते। क्या आप में से किसी ने, बहुत रेयर है, मैं रेयर को हटा के बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी ने सेकंड ईयर अगर अभी किया है, तो जिन्होंने सेकंड ईयर इस दफा किया है, किसी ने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए नहीं दिए? बगैर पेपर दिए पास होना, पेपर दे के पास होना, जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात, सेकंड ईयर के भी 4 पेपर दिए बच्चों ने, और उसमें फिर अगर आप ये समझते हैं कि भाई ठीक है गवर्नमेंट ने परसेंटेज अच्छी दे दी, देखिए मसला ये है, वो तो आपके वो पेपर चेक हुए जिसमें आपके स्कोरिंग मार्क्स थे और उसी को बेस बना के, वरना कभी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, यकीन करें इस वक्त हम सीए में पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैचेज हमारे पास काफी है, उस पर जो बच्चा आ रहा है वो भी जाहिर सी बात है इंटर बेस आ रहा है। तो एक बड़े अच्छा, वहाँ एक प्रोफेसर है नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर नहीं, सॉरी छोटा नाम ले लिया मैंने, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल सर अकील, मेरे कुली के तबारी में मेरे साथ पढ़ाते इकोनॉमिक्स अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, आपको इकोनॉमिक्स सरफराज पढ़ाते हैं, तो वहाँ जहाँ जिन बच्चों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ उनको वो इकोनॉमिक्स पढ़ाने आते। आई थिंक परसों की बात है, मुझे मिल गए वहाँ पे तबानीज में अचानक, इस परसों को मंगल वाले दिन शाम को मगरिब की नमाज के बाद। मैंने कहा सर कैसे, खैरियत से, कैसे चल रहा है, ये नए बच्चे कैसे हैं? सर ने कहा यार जी हम बात ये कि मैट्रिक पास बच्चों को पढ़ा रहे, बस ये ध्यान में रखना। और हकीकत है, बात ये कि आप लोगों को तो काम और डबल हो गया है, मैं सही बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को काम और डबल है। और हमारा भी जाहिर सी बात है हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। दूसरी बात, अगर आप लोग घर से पढ़कर आओगे तो सरवाइव कर सकोगे। पूरा हफ्ता मिलता है आपको, सिर्फ 3 दिन। और मैं तो ये मशवरा भी दूंगा कि इट्स बेटर कि अगर कोई एक्टिविटीज हो उनसे बचा जाए, इस वक्त पढ़ाई को फोकस किया जाए। क्योंकि मैं जैन में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा और मैं आपको ये कि मतलब यही कहूंगा, प्रेफर यही करूंगा कि आप फेब की अटेम्प्ट दें, लाजमी दें, क्योंकि उसके बाद अप्रैल की अटेम्प्ट रमजान में होगी। लास्ट टाइम भी रमजान में पेपर हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। रमजान में पेपर देना, रमजान में एक्टिविटीज, इंसान रोजे भी रख रहा होता है, फिर तरावियां हैं और मामला थे, तो बेहतर होता है कि आप फेब की अटेम्प्ट दें, फिर आपको थोड़ा गैप भी मिल जाएगा। और अभी से अपने आप को तैयार रखें। बस समझ ले पेपर है, अब क्या हुआ, दिसंबर खत्म, टुडे इज 30, टुमारो इज 31, खत्म दिसंबर, द डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह। इसी वीक में अल्लाह ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन अगर हमारी क्लास होगी तो उस पर आप नए साल में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जनवरी में तो मैं ये बोलूंगा 2 दिन के बाद कि फेब में आपका पेपर है, फेब में आपका पेपर है, अब टाइम ही क्या रह गया है। तो मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग बजाय किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के, राइट नाउ ये समझ लो अगर एक्टिविटीज आ रही है तो उनके लिए आ रही है जो भी पेपर दे रहे हैं। अब अभी पेपर चल रहे हैं, यहाँ पे रोजाना पेपर हो रहे हैं, पिछले वीक भी हो रहे थे, आज कम्युनिकेशन का पेपर है,
ठीक है ना। बच्चे मुझे मिले थे बाहर, अभी मैं बाहर गया था क्लास से। तो याद रखें, आप लोगों ने थोड़ी पेपर दी है, अभी आप लोगों ने फेवर टेस्ट नहीं किया। तो जो बच्चे अगर घूम रहे हैं इसमें, तो मैं उनसे कह रहा हूँ, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, तो याद रखें ये वही चीजें जो लास्ट वीक पढ़ाई है। अब आप लोग घर जाके सिर्फ जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ और उसकी जियारत करते, तो मेरे भाई ऐसे आप पास नहीं होंगे, लिख ले। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और 2 सवाल मैंने करवाए, आप 10 सवाल करें। आप स्टफ नेट से निकाल लें, कहीं से भी निकालें, आप खुद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगी। खाली पीडीएफ की जियारत करने से पेपर नहीं निकलेगा। अकाउंटिंग का पेपर है, आपको उसको टफ टाइम देना पड़ेगा। तो बहरहाल ये वही चीजें आप लोग घर से पढ़ के आइएगा। सेल, नेट सेल निकाली, माइनस सेल रिटर्न, नेट सेल आ गई, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंटरी 20,000, एनी ऑब्जेक्शन, लिख दिया। नेट परचेज, नेट परचेज की मैं बात कर रहा था। परचेज पेपर कितनी है, परचेज पहले बताए, और परचेज रिटर्न 3,24,000 में से 29 माइनस कर दूं। देखिए मैं स्पेस का में, वरना जिस तरह मैंने ऊपर लिखा ना सेल माइनस सेल रिटर्न, वो नीचे लिखता, लेकिन स्पेस का में भी कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट दिखा दो। 3 लाख कितना, 29,000, 24,000 माइनस 29,000 कितना आ गया, 295,000, 295,000। एक चीज मैंने शायद लास्ट टाइम भी आई थी, ऐड करवाई थी जी, कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट या कैरेज इन इस सवाल में है, नहीं होगा इस सवाल में नहीं करेंगे। कैरेज इनवर्ट इज देयर, वेयर इज कैरेज इनवर्ट, लुक एट दिस। कैरेज इन 11,000, कैरेज आउट यहाँ नहीं आएगा। देखिए कैरेज आउटवर्ड मार्केटिंग एक्सपेंसिव, व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड, आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पहुंचा रहे हो, उसको डिलीवरी सर्विस दे रहे हो, तो ये मार्केटिंग एक्सपेंस है, दिस इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्यों, कैरेज इनवर्ट होता है परचेज के वक्त, जब आप गुड्स आपके पास आती है ना, उसको बोलते हैं इन हो रही है, जब बेचते हो गुड्स जाती है उस वक्त आउट हो रही होती है। तो कैरेज इनवर्ट बेसिकली व्हाट, कैरेज इनवर्ट इज व्हाट, क्या है, कैरेज इनवर्ट परचेज के वक्त, ये आपका परचेज का और परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो सेल में से माइनस होता है। तो कैरेज इनवर्ट इज कितना इसमें, 11,000 ऐड कर देंगे। इन तीनों को प्लस करते तो क्या आती है, कॉस्ट 3 लाख, श्योर तीनों को प्लस किया, ओके 3,26,000 किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं शाहनवाज गलत बोल रहे हो, आयशा क्या है ये, ओ माय गॉड आप लोग भी नहीं पढ़ रहे हो शाहनवाज, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है नहीं पढ़ रहे हो शाहनवाज। अच्छा शाहनवाज एक बार ईमानदारी से पूछूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, लास्ट टाइम 2 सवाल करवाए थे मैंने, वो सॉल्व किए घर जाके खुद ही, नहीं किए। यकीन करें आप लोग फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बताऊं आप लोग 0 भी फेल हो जाओगे ना, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी पे 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं आपको बता दूं, एक सेमेस्टर ऐसा गुजरा था, मैं खुदा की कसम कर रहा हूं, फिरोजी पे खड़ा हूं, इतनी बड़ी कसम खाइए, FSCR लेवल 4 का पेपर है, और ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग के दौरान, ठीक है ना। FSCR फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग 2015, 705 बच्चे कराची से अपेयर हुए थे, कितने, 705, 705 फेल हुए थे, 0% रिजल्ट, 0%। मैंने उसमें से 4 बैच पढ़ाए थे, लेकिन 705 बच्चे के 4 बैच में होते, और भी तो बैच थे ना, कितने सारे टीचर ने पढ़ाए थे, और ये वो था हीट स्ट्रोक वाला टाइम, हमने इतनी मेहनत से पढ़ाए, रिजल्ट 0 आया, हमें किसी ने कुछ नहीं बोला यहाँ पे, ना हमारी 1 रुपए की सैलरी कम हुई, हमें कोई बोल भी नहीं सकता। और इस दफा तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज रिकॉर्ड की है, अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, मैंने एक क्लास रिकॉर्ड की है, मैंने एक चीज पीडीएफ फॉरवर्ड की है। आप लोग नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब है आप लोग सीरियस, आप लोग समझ रहे हैं आईकॉम बीकॉम है, और आप लोग समझ रहे हैं शायद आईसीए में भी कोविड की तरह, याद रखना दुनिया इधर से उधर हो जाए, आईसीए में आई कैप प्रोफेशनल आपको प्रमोट कर ही नहीं सकता। ऑनलाइन पेपर लिए, घर से बैठ के पेपर लिए, रिमोट एक्सेस, और घर से भी अगर नकल कर रहा है उसको पकड़ा है, ऐसी टेक्निक है हमारे पास, लेकिन प्रमोट कर दें ये आपकी भूल है। ये बीकॉम आईकॉम में जो प्रमोट कर दिया है, प्रोफेशनल आपको कोई प्रमोट नहीं करेगा, उनकी पॉलिसी नहीं है। चैलेंजिंग पेपर होते हैं यहाँ के, हम लोग समझ रहे लाइट स्टडीज को अपनी, हम लोग समझ रहे वही आईकॉम बीकॉम, बस सर ने पढ़ा दिया पढ़ लिया बस, ये 3 दिन क्लासे ले ली इट्स इनफ, बाकी 4 दिन फुल एंजॉय। डे 1 आपको समझाया था, याद है मैंने, मैं जहां भी जाता हूँ ना डे 1 पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ समझाता हूँ हाउ टू स्टडी। हमने यहाँ पे स्टडी की है ना, किस तरह की है हमें पता है।
जिस तरह हमने किए उस तरह आप लोग नहीं कर सकते, और जिस तरह हमसे पहले वालों ने किए हमने भी वैसी नहीं की। हम वैसी नहीं कर सकते थे। वक्त और हालात के साथ चीजें हल्की होती जा रही हैं। आपको पता है जब हम लोग पढ़ते थे ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग तो किताबें भी नहीं पढ़ते हो, हम लोग 8-8 किताबों से पढ़ते थे कि सब्जेक्ट। नईम भाई से पूछ लेना, जाके पूछना नईम भाई से, सर जी हम कह रहे थे। हम लोग यकीन करो शुक्ला, गुप्ता, मुखर्जी, महेश्वरी, पता नहीं कौन कौन सी किताबों से पढ़ते थे। बाद दफा तो हम एक सब्जेक्ट के लिए 8 किताबों से पढ़ते थे, और हमारे वक्तों में एक एक सेमेस्टर में 4-4 पेपर, 23 पेपर थे। और हमसे पहले जो पढ़ के गए उनके साथ तो खुदा ना था, वो सीन तो हमारे साथ भी नहीं था। वो 4 पेपर देते थे ना, 4 में से 3 में पास हो गए, 1 में फेल, चारों फेल, चारों फेल। हमसे सीनियर ने इस तरह क्वालिफाई किया यहाँ से। और आप तो समझते वर्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ते। आपके नईम भाई की माशाल्लाह आपके सामने मिसाल है। बट फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे आप लोग कामयाब नहीं होंगे। और याद रखिए आप लोग खुद करें, मेरा करवाना, मेरा सॉल्व करना, मुझसे अच्छे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे यार मार्केट में प्रिंटेड। तो याद रखें आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं रोजाना ही बताता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आप लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे भाई भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आई, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? दिल्ली बहुत दूर है अभी। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉन्सेप्ट दिया, रट्टा भी नहीं लगवाया, इन्वेंट्री में इतना कॉन्सेप्ट दिया था, इतनी बच्चों वाली बकरों की मिसालें दी। क्या क्या मिसालें नहीं दी मैंने आप लोगों को यार? 2 बकरे थे, 10 बकरे और खरीदे, कॉस्ट ऑफ बकरा अवेलेबल फॉर सेल, लेस जो बकरे बच गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना कॉन्सेप्ट दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में 2 चीजें होती हैं, बताई थी बहुत डिटेल से। क्या बोलता था? जो बच गया, जो बिक गया। जो बिक गया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो बच गया वो एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से ही बचता है, उसमें से ही बिकता है। जो बचता है वो एंडिंग, वो एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट है। जो बिकता है वो एक्सपेंस, उस सेल की उसमें से माइनस करो तो प्रॉफिट। बहरहाल दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से क्या माइनस करना है मुझे? एंडिंग इन्वेंट्री। व्हाट इज एंडिंग इन्वेंट्री? एंडिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31 वैल्यू एट 23,000। 23,000 लेस कर दे एंडिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाउ मच इज दैट? 3,03,000। नाउ दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 303,000। और मैं इसको अक्सर बॉक्स भी बना देता हूं ताकि आपको पता चले ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वाला पूरा बॉक्स, ये जो मैंने बॉक्स बना दिया, दिस इज द वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 303,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 303,000 सेल के नीचे। जी सेल में से माइनस करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1,26,255। व्हाट इज दिस नाउ? या दिस इज नेट ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। 1 लाख श्योर? मैंने तो सवाल गौर से पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं। तो जवेरिया, क्या इस सवाल में कोई अदर इनकम नजर आई थी आपको? जी नहीं थी। देखिए याद रखिए, अदर इनकम होती तो मैं खुद कहता ही अदर इनकम है। इस सवाल में कोई अदर इनकम नहीं थी। तो अब सिर्फ एक स्टेप रह गया। कौन सा स्टेप? क्या माइनस करने? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा? मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड किया। नंबर 1 इज, नंबर 2 इज एडमिन एक्सपेंसेस, और सेलिंग भी लिख सकते हो, या यहाँ पे मार्केटिंग का वर्ड यूज हुआ सवाल में, मार्केटिंग लिख दो, मार्केटिंग है। अब इनकी वर्किंग होगी क्योंकि ये इतना स्ट्रेट नहीं है, इसमें मुझे कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए मैं वर्किंग की तरफ जा रहा हूँ, और वर्किंग में देखिए पहली बात तो एक है डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी वन ऑफ द एक्सपेंस है, तो वो भी मुझे चाहिए। डेप्रिसिएशन के लिए मैं कौन सी वर्किंग करता हूँ, किसी को याद है?
एक वर्किंग की है पिछले दोनों क्लासेस में, वर्किंग वन किस नाम से की थी, किसी ने प्रैक्टिस नहीं की। नॉन करंट एसेट, सब जीरो पे बैठे हुए माशाल्लाह, टाइम पास करने आते हैं मुझे लग रहा है। नॉन करंट एसेट के नाम से ये देख लो भाई, दिखा देता हूँ। ये 24 तारीख की फाइल, और 24 तारीख की फाइल में वर्किंग वन क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट एसेट। 24 से पहले कौन सी तारीख को क्लास हुई है, 23 तारीख। आए जरा मैं आपको 23 तारीख की फाइल भी दिखा दूं भाई, 23/12/2021। ये है वर्किंग की फाइल, ये वर्किंग वन भी की है, वर्किंग टू भी की है। नाउ नॉन करंट एसेट की वर्किंग 12, इसमें वर्किंग बहुत सिंपल होगी, बिकॉज इसमें जितना मैंने नोट किया है, मैं तो सवाल पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें नोट कर रहा होता हूँ, कि मैंने सिर्फ नोट किया था एक ही नॉन करंट एसेट है, क्या नाम है इसका, बस। बाकी इन्वेंट्री, रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, एसेट होता तो डेबिट साइड पे होता है, एसेट की नेचर ही डेबिट होती है, और कोई एसेट नहीं है। तो बस डिलीवरी वैन है, डायरेक्ट इसकी वर्किंग कर दूंगा। इसकी कॉस्ट 2,20,000 नहीं है, 2,24,300। नीचे एडजस्टमेंट में बता दी, गलती हो गई है इनसे। क्या गलती हो गई है, ड्यूरिंग द ईयर a new delivery van was purchased and non amount of ₹4,000 was paid, being the cost of its registration and printing the name of the business on it, which was गलती से charged to vehicle expense account. by mistake कहाँ चार्ज कर दिया है, याद रखना। मैंने जब आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाया था, तो जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस होता है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल होता है, इसकी ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह। तो 4,000 रुपए ऐड करेंगे और व्हीकल एक्सपेंस से माइनस कर दिए मैंने, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई है, 2,24,300। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई जो वर्किंग वाला पेज है मेरा, उस वर्किंग वाले पेज में मेरे पास दिस वन, क्या नाम है एसेट का, वैन्स, डिलीवरी वैन्स, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि एक ही एसेट है, वरना मैं पूरा डिटेल चार्ट बनाता हूं, आपको पता है वो आज जरूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ डिलीवरी वैन है। इसकी कॉस्ट 2,24,300। ओके, पहले देखिए इसमें पुराना कितना डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड पहले से कितना हो चुका है, 25,000 रुपए। तो ये 25,000 भी माइनस होगा, नंबर वन। ये तो कहलाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पुराना वाला, बिगनिंग वाला। अब इस साल का भी तो कैलकुलेट होगा, इस साल का जो कैलकुलेट होगा उसका तरीका आपको बता, अभी माइनस नहीं करना, ये पहले इधर देख लो एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट आपसे कह रही है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन ईयर एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वैन, ठीक है, कॉस्ट पे लगा देते और यूज करते मार्केटिंग वाले, ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन मार्केटिंग को दिखा देंगे। तो 10% में इस साल का क्या कैलकुलेट करूंगा, अब ये मैं निकाल रहा हूं इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, किस पे निकालूंगा, किस वैल्यू पे, 2,24,000। सवाल में लिखा हुआ है कॉस्ट पे, हालांकि पिछला एक सवाल करवाया था उसमें एक एसेट पे कॉस्ट पे निकाला था और एक एसेट पे बुक वैल्यू पे, एक पे स्ट्रेट लाइन मेथड था, एक में डिमिनिशिंग बैलेंस। 2,24,300 का 10% कितना हो जाएगा, 22,430। ये दोनों माइनस करो तो इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों माइनस कर दो, 1 लाख। और किसी और ने भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। और ये सुन लें, कॉस्ट 2,24,300, 25,000 पहले से डेप्रिशिएट हो चुका था, माइनस किया, 22,430 इस दफा डेप्रिशिएट हुआ, वो भी ये इस साल का है, ये जाएगा एक्सपेंस में। एक ये एक्सपेंस जरूरी होता है, दूसरा मैं एक एडजस्टमेंट करूंगा जो आपका बैड डेट से रिलेटेड है। अब ये बैड डेट्स में अगर आपको टी अकाउंट याद हो, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे पता तो है, बहरहाल पता चल गया आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर भी बना रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है, मैं तो समझा दूंगा, मैंने चीजें पढ़ाई हैं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का टी अकाउंट बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारे टी अकाउंट बना के
सवाल आपको करवाए थे। और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस मैंने शायद देखा था सवाल में, नहीं है? नहीं है, यस, डेबिट साइड पे। नॉर्मली ये क्रेडिट साइड पे होता है, लेकिन इस दफा कहां पर है? बहुत रेयर होता है। 12 लिख देते हैं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 2250 डेबिट, मैंने लिख दिया। पहले से बैलेंस मौजूद है कितना? 2200। हालांकि इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होता है? हाँ, लेकिन एंडिंग जो मैं निकालूंगा वो हमेशा किस साइड पे आएगा? हाँ, डेबिट साइड पे। एंडिंग हमेशा कहाँ आता है इसका? और इसका ओपनिंग नॉर्मली किस साइड पे होता है? हाँ, इस दफा इत्तेफाक से डेबिट पे दिया हुआ, कोई बात नहीं। अब इसलिए कहा था कि एडजस्टमेंट थी। क्या एडजस्टमेंट थी, जरा उसको पढ़ लेता हूँ। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू मेंटेन 3% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल एज अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास आ रहा था 75,000। कितना आ रहा था? 75,000। अब मैंने यहाँ वर्किंग की कि भाई 75,000 पे 3%, बता दे कितना होता है? 2250। ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, दिस वुड बी द क्लोजिंग बैलेंस, दिस वुड बी द 2250। कितना आ रहा है देखिए? 2250। ठीक है, पक्की बात है ना? ओके, तो ये 2250 कैरिड डाउन बैलेंस है। अच्छा, आपको पता है ये असल में टी अकाउंट नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। इसका नॉर्मल बैलेंस किस तरफ होता था? ये तो एबनॉर्मल बैलेंस है डेबिट की तरफ, तो डेबिट था। और एंडिंग तो जब भी निकाल के लाएंगे वो किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे, कैरिड डाउन। अब ये 2250 और 2250 टोटल कितना हो गया? 4500 का इस साल का बैड डेट एक्सपेंस आ गया। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। अब ये आपने 4500 का बैड डेट भी रिकॉर्ड किया, इसी के साथ साथ वर्किंग 3 पे मैं अकाउंट रिसीवेबल को भी कैलकुलेट कर रहा हूं कि बैलेंस शीट पे अकाउंट रिसीवेबल अब नेट कितना जाएगा। बैलेंस शीट पे गिवन लिख रहा हूं, कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल? वेरी गुड, 75,000। उसमें से वो लेस करते हैं जो परसेंटेज लगा के आंसर आया है। वेरी गुड, जो परसेंटेज लगा के आंसर आया है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 2250 माइनस करें तो 72,750। श्योर? ओके, 72,750 आपने आंसर कैलकुलेट किया। 72,750। ओके, नाउ हमारे पास याद रखिएगा अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे जो परसेंटेज अप्लाई करके आंसर लाते हैं वो माइनस होता है। और ये असल में एबनॉर्मल चल रहा था। यहाँ पे एक बात छोटी सी बता देता हूँ कि किसी के ध्यान में अगर ये पॉइंट आ जाए कि सर वो 2250 आंसर आया था, ये 4500 कैसे हो गए, तो ये नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। हमने चार्ज तो 4500 करना है। इनकम स्टेटमेंट पे एक्सपेंस कितना चार्ज होगा? 4500। लेकिन आपका बैलेंस कितना आ रहा है? 2250। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। बैंक हमारा एसेट है, एसेट बाय डिफॉल्ट डेबिट साइड पे होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। लेकिन बैंक बैलेंस आपको पता है माइनस में भी जा सकता है। ओवरड्राफ्ट बताया था मैंने आपको, ओवरड्राफ्ट हो जाता है। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, माइनस पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, उसने 1.5 लाख का चेक दिया, बैंक ने पे कर दिया। अब मुझे बताओ उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है? माइनस पे 50,000। अब उसके पास 2 लाख रुपए का चेक आया, उसने जाके बैंक में जमा करवा दिया। हालांकि जमा कितने करवाए थे? तो यहाँ हम चार्ज कर रहे हैं 4500, लेकिन बैलेंस कितना दिखा रहे हैं? 2250। वो एबनॉर्मल बैलेंस हो गया था, वो खत्म होकर नॉर्मल बैलेंस में आया है। जिस तरह वो माइनस का बैलेंस हो गया था बैंक का, वो खत्म होकर नॉर्मल बैलेंस में आता है। बहुत रेयर केस होता है ये, नॉर्मली। बहरहाल हमने इसको देख लिया यहाँ पे। अब आ जाए, शायद आप सोच रहे होंगे सर ने ये वर्किंग क्यों कर दी। याद रखना, मैं तलाश किसको करने जा रहा था? मैं कहां तक पहुंच गया था सवाल में? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं कितने सौ में डिवाइड करूंगा? 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में यहां से लेकर आऊंगा दोनों को अमाउंट, और इनका जो भी टोटल होगा तो इन दोनों का अमाउंट होगा वो यहाँ लिखूंगा, और फिर यहाँ प्लस करके ले आऊंगा और फिर माइनस करवा दूंगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कोई अदर इनकम नहीं है, टैक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए मैं अगली 2 वर्किंग करूंगा। एक होगी वर्किंग नंबर 4 और एक होगी वर्किंग नंबर 5। मैंने अभी तक 3 वर्किंग कर दी है। वर्किंग 1 फॉर नॉन करंट एसेट, ताकि मुझे वहां से क्या निकल जाए? डेप्रिसिएशन। वर्किंग 2 फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ताकि वहां से इस साल के बैड डेट एक्सपेंस। वर्किंग 3 तो मैंने वैसे ही कर दी ताकि बैलेंस शीट पे
उसके साथ साथ रिसीवेबल भी कैलकुलेट हो जाए। अब मैं जा रहा हूं अगली दो वर्किंग पैरेलल लेके चलूंगा, वर्किंग नंबर 4 और वर्किंग नंबर 5। एक कौन सा एक्सपेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूं, एडमिन एक्सपेंस। दूसरा कौन सा एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस। एक एडमिन एक्सपेंस, दूसरा मार्केटिंग एक्सपेंस। अब आ जाए जरा सवाल पे। मैं एक बात कहता था, पता नहीं आप लोगों के सामने वो है या नहीं, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेंस। आप थी लास्ट क्लास में दोनों? नहीं थी। कॉमर्स है नॉन कॉमर्स है? नॉन कॉमर्स, फिर भी छुट्टियां कर रही है। कोशिश करें और रेगुलर हो क्लास में, ठीक है जी। शाहनवाज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को तलाश करने का एक रास्ता बताता था, क्या रास्ता था? नहीं, ट्रायल बैलेंस को टॉप टू बॉटम देख लो, एडजस्टमेंट को ध्यान में रखो। आप कॉमर्स हो नॉन कॉमर्स हो? वेरी गुड, इनको याद है, बड़ी बात है। अदरवाइज देखे आयशा ठीक है तो कॉमर्स वाली है, ये लोग इनको याद है, लेकिन जो हमारी क्लास के नॉन कॉमर्स है वो नहीं बता पा रहे। मैंने बहुत इस बात को फोकस किया था, टॉप टू बॉटम ट्रायल बैलेंस को देख लो और ध्यान में क्या रखो। हाँ, और वैसे भी आज तो ट्रायल बैलेंस बड़ा आसान हुआ है, क्योंकि एक्सपेंस होते हैं डेबिट साइड पे, क्रेडिट पे देखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट पे कोई एक्सपेंस नहीं है, डेबिट पे आ जाओ। सबसे पहले डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन पे एक एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। कौन सा एक्सपेंस? वो मैं निकाल चुका हूं, सिर्फ इस साल का जाएगा, सिर्फ इस साल का। अच्छा, नीचे बता दिया था वैन कौन सा डिपार्टमेंट यूज करता है, तो वैन का एक्सपेंस एडमिन में दिखाऊंगा या मार्केटिंग में? ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वैन का? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वेरी गुड, 22,430, सिर्फ इस साल का। इनकम स्टेटमेंट एक साल की होती है, फॉर द ईयर दिस वन 22,430, गॉट इट। अच्छा, अब आ जाए, बस मैं टॉप टू बॉटम ट्रायल बैलेंस को देखूंगा। हो गया, ये वैन हो गई। ओपनिंग इवेंट की कॉस्ट ऑफ गुड्स में जा चुकी है। रिसीवेबल पे बैड डेट्स आया है, इस साल का बैड डेट एक्सपेंस कितना आया है? 2250। बैड डेट एक्सपेंस ज्यादातर कंपनीज एडमिन को चार्ज करती हैं, इस पे दोनों ऑप्शन होते हैं। आप चाहे तो बैड डेट एक्सपेंस, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो मार्केटिंग का काम है कि वो सेल करवाते हैं, लेकिन रिकवरी नॉर्मली मार्केटिंग का काम नहीं होता, रिकवरी एडमिन वाले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेहतर होता है इसको एडमिन में दिखाएं। वर्किंग नंबर ये मैंने यहाँ नजर आ रहा है 2 में, इसका रेफरेंस दूंगा यहाँ पे। ये कौन सी वर्किंग में नजर आ रहा है? वर्किंग 1 में। अब आ जाए नेक्स्ट, रिसीवेबल हो गया, नोट रिसीवेबल बैलेंस शीट पे जाएगा। अलाउ फॉर डाउटफुल डेट हो गया। ऑफिस सप्लाई 9350, सुनिएगा, ऑफिस सप्लाई कितनी थी? 9300, इसमें से 8000 आपकी कंज्यूम हो गई। ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम, इस्तेमाल हो गई ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, कितने रुपए की? उसका 70% जो है वो एडमिन वाले ने यूज किया है और 30%। तो अब ये एक्सपेंस दोनों जगह दिखाऊंगा, इधर देखिएगा, सप्लाईज एक्सपेंस, क्या लिखूंगा? सप्लाईज एक्सपेंस। 8000 का कितना परसेंट इनको दूंगा? 70%। 8 7 56। ओके, यहां पर भी दिखाऊंगा सप्लाईज एक्सपेंस। यहाँ कितना परसेंट सप्लाईज एक्सपेंस? 8000 का 30%, 8 3 24, 2400 रुपए। नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद हमारे पास परचेज हो चुका है और परचेज रिटर्न हो गया। सैलरीज एक्सपेंस, अच्छा नीचे कोई ये देख लें, अच्छा वो रेंट था, रेंट था जो एक्रूड है। अब आप देखिए, पहले मैं नीचे एक नजर देख लूं, एंडिंग इन्वेंट्री हो गई, सप्लाईज हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, इसको हमने एडजस्ट कर दिया, ये हो गया। अब सिर्फ रेंट की एडजस्टमेंट देखूंगा नीचे, ऊपर रेंट नहीं है, कैरेज आउटपुट सैलरी जर्नल, रेंट ऊपर है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट नीचे ले लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। अब आ जाए जरा इधर, सैलरी एक्सपेंस 14,000 रुपए। कौन सा एक्सपेंस दिखाऊंगा? ये लिखा हुआ है, ये मार्केटिंग वालों की है, लिखा हुआ है ना, सैलरीज एक्सपेंस कितना है? 14,000, मार्केटिंग वालों की लिखा हुआ है भाई, ठीक है। बोल रहे एडमिन वाले सैलरी नहीं लेते, शरीफ लोग हैं। अच्छा भाई, आ जाए, नीचे आ रही है उनकी सैलरी, उल्लू अमीर नोट गरीब। अच्छा भाई, कैरेज इन हो चुका है, कैरेज इनवर्ट कहाँ चला गया था? कॉस्ट ऑफ कैरेज आउटपुट नहीं गया था, 13,000 रुपए, कहाँ लेके जाऊंगा? वेरी गुड, ये मार्केटिंग वालों के खर्चे होते हैं। कैरेज आउटपुट, कैरेज आउटपुट कितना था? 13,000। चले भाई आ जाए, वैसे इनकी एडजस्टमेंट नहीं है, वरना मैं एडजस्टमेंट भी साथ लेके चलता हूँ,
इस कल कराऊंगा एडजस्टमेंट वाला सवाल, इसमें कम है एडजस्टमेंट, मतलब लिंक नहीं है एडजस्टमेंट से आज, क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ वो तो डायरेक्ट कैरिज आउटवर्ड हो गया। सैलरीज एक्सपेंस एडमिन वालों की कितनी है, और जर्नल एक्सपेंस एडमिन वालों के 10,000। पहले ये दोनों लिख देता हूँ, सैलरी 12 और जर्नल 10, सैलरीज एक्सपेंस 12,000, ये 12,000 है, और जर्नल एक्सपेंस 10,000। अच्छा, आप इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ रहा है। अच्छा एक मिनट भी नहीं, अभी एक्सपेंस एक बाकी है हमारे पास, एक एक्सपेंस हमने और देखना है, और जो एक्सपेंस हमने देखना है उसका नाम है रेंट एक्सपेंस। ऐसे ही रेंट भी देखना है, और एक और भी था मोटर व्हीकल एक्सपेंस। इधर देखिए, कैरिज इन हो गया, कैरिज आउट हो गया, सैलरी हो गई, जर्नल हो गया। व्हीकल एक्सपेंस 7,600 लूंगा या 3,600, वो 4,000 गलत ऐड थे, वो हमने माइनस करके ऊपर ऐड कर दिए। 3,600 कौन सा एक्सपेंस है, व्हीकल एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस में दिखाऊंगा, क्योंकि व्हीकल कौन यूज कर रहा है, लिखा हुआ है व्हीकल एक्सपेंस 3,600। अब आ जाओ रेंट, यहाँ तो सारी चीज हो गई, ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं बचा, हमने सारे एक्सपेंस ले लिए। सेल, सेल रिटर्न, कैश बैलेंस शीट पे जाएगा, सप्लाईज जो बच गई बैलेंस शीट पे जाएंगी, अलाउंस नेट ऑफ कर चुके, नोट रिसीवेबल। अब आ जाए पहली एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री की हो गई, सप्लाईज की हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गए, 4,000 वाली एडजस्टमेंट हो गई। अब सिर्फ क्या, ये तो इग्नोर हुआ है, अब सिर्फ क्या रह गया, पेबल है, अभी पे किया, और ये एडमिन बिल्डिंग का है, तो रेंट एक्सपेंस कहाँ चार्ज होगा, एक तरफ ये एक्सपेंस है, दूसरी तरफ ये एक्रूड एक्सपेंस पढ़ाया था, कितना है 4,000। बस अब कुछ भी नहीं है, इन सबको क्विक मुझे प्लस करके दें तो मेरे पास ये दोनों एक्सपेंस की अमाउंट आएगी। ठीक है, वेरी गुड। कोई और भी कर ले एक दफा एहतियात जी। जवीदा कितना है, 36,100। व्हाट अबाउट मार्केटिंग, 55 है, 54 है, सही है, 55 430, सही है, सही है, 430 50। भाई किसी और ने नहीं किया है, मेमन भाई ऐसे ही यार है, 55 430, 36,100 और 55 430। इधर देखिएगा, अब इधर देखिए प्लीज ऑल ऑफ यू, 36,100 कौन सी वर्किंग की है, वर्किंग 4, 55 430 कौन सी वर्किंग की है। अब इन दोनों को प्लस करें, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, बताएं 91,530। तो ये टोटल एक्सपेंस आ गए, इन दोनों को प्लस किया, टोटल एक्सपेंस आ गए। अब माइनस कर दे ग्रॉस प्रॉफिट जी, जी भाई 34,700। व्हाट इज दिस, क्योंकि इस सवाल में कोई अदर इनकम, अभी बार बार सवाल देखा है, कोई अदर इनकम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट में नहीं है, तो यही हमारा एनपी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम जा रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट बनाने, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे मुझे इंशाल्लाह, क्योंकि चीजें सारी तैयार हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पुटिंग करनी है वैल्यूज उसी फॉर्मेट पे जिससे मैं बनाता हूँ। ये हमने रिक्वायरमेंट नंबर ए अटेम्प्ट की है, और अब हम इस सवाल की कौन सी रिक्वायरमेंट, जो कि सवाल में थी नहीं, मैंने ऐड की है अपनी तरफ से, बैलेंस शीट भी हम बना दे चलें। स्टार लिमिटेड, भाई मैं अगेन आज रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, घर जाके पढ़ना शुरू कर दें अब आप लोग जी। Please silent, silent please. Star Limited statement of financial position as at December 31st 2013। सबसे पहले एसेट आते हैं, एसेट में कौन सा एसेट, नॉन करंट पहले आते, नॉन करंट में सिर्फ एक एसेट है, कुल्लू गरीब कंपनी, सिर्फ एक एसेट है, क्या नाम है उसका, बस। इसके अलावा इसके बाद कोई भी नॉन करंट एसेट, डिलीवरी वैन, बस कुल्लू गरीब। वो वैन कितने की थी,
उसकी फाइनल वैल्यू बताइएगा, फाइनल, ये ले बोले 176 176,870। ये सारी वही चीजें जो हमने लास्ट वीक की है, कोई भी वैल्यू एडिशन ऑलमोस्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है बस। आ जाए, अब कौन से एसेट आएंगे भाई? करंट एसेट। करंट एसेट में कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, इन्वेंट्री होती है, जो सप्लाईज बच गई वो होती है, इसके अलावा नोट रिसीवेबल है, बस और तो कुछ भी नहीं है। पूरा सवाल हमने पढ़ा है, जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वन बाय वन लिख रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट एसेट पे हम जा रहे हैं, और करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि भाई इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री याद है किसी को कितनी है? एडजस्टमेंट में थी, नीचे देखो 23,000 रुपए, एंडिंग इन्वेंट्री 23,000 रुपए। अच्छा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं नोट्स रिसीवेबल, कितना नोट रिसीवेबल? नोट रिसीवेबल था आपके पास, ऊपर आ जाए, ये रहा नोट रिसीवेबल, कितना है? 1 लाख। और सप्लाईज कितनी बच गई? 1,350। सप्लाईज कितनी बच गई? इधर देखिएगा, नोट रिसीवेबल 1 लाख। अब इधर देखिएगा सप्लाईज कैसे लिख रहा हूं। सप्लाईज मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास थी 9,000, कितनी एक्सपायर हो गई, जो कि कंज्यूम हो गई, वो एक्सपेंस हो गया। अब कितना बच गया? 1,350। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है करंट, यस और नो? अकाउंट रिसीवेबल की फाइनल वैल्यू वर्किंग से निकाल ली थी। वेरी गुड, वर्किंग नंबर 3 70, ओके, ये रही 72,750, गॉट इट, 72,750। और इसके लिए वर्किंग की थी, वैन के लिए वर्किंग 1। अच्छा, अब कैश रह गया मेरा ख्याल है, कैश कितना है आपके पास? 5750, कैश सबसे आखिर में आया था, याद है? अच्छा, अब एक मेरी बात सुने, एहतियातन मैं चेक कर लेता हूँ कोई एसेट तय तो नहीं किया। एसेट होते सारे डेबिट साइड पे, एसेट कहाँ होते? इधर देखिएगा, डिलीवरी वैन ले लिया, ओपनिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट, नोट रिसीवेबल बैलेंस शीट चला गया, अलाउंस माइनस हो गए, जो सप्लाईज बच गई वो चली गई, कैश दिखा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, कैरेज इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस। अब सिर्फ मुझे ये 3 चीजें देखनी है खास तौर पे, लायबिलिटी और कैपिटल। सेल हो चुका है, सेल रिटर्न हो चुका है, ये हो चुका है, परचेज रिटर्न हो गया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, सप्लाईज जो बच गई वो दिखा दी, जो एक्सपेंस हो गई वो दिखा दी, और 4,000 रुपए का जो मसला था वो एक्सपेंस पे से कम कर दिया था और एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया था। डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गए, रेंट पेबल जाएगा, रेंट पेबल जाएगा जो लायबिलिटी है बैलेंस शीट पे। बस एसेट खत्म हो गए। एसेट का टोटल कर दें मुझे अब, करंट एसेट का पहले करें। करंट एसेट का बता रही है आयशा? ओके, 202, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 379। अच्छा, 379, ये आ गए टोटल एसेट्स। क्या आ गए? टोटल एसेट्स। अब क्या क्या रह गई है? हाँ, अच्छा, कुछ लोग जो है बैलेंस शीट इस तरह भी बनाते हैं कि 2 साइडें भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये देखिएगा, ये बीच में मैंने एक लाइन खींच दी और एक साइड यहाँ बना दी। वैसे मैंने पिछले 2 सवाल में कैसे बनाई है? स्ट्रेट, वो भी तरीका है, वो बेहतर है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। चले मैं यहाँ साइड पे बनाता हूँ। अब इधर आए, हेडिंग क्या आएगी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हेडिंग क्या आएगी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इस पे इक्विटी पहले लिखा है, लायबिलिटीज। इक्विटी किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, मैंने कहा था आपके लेवल पे नॉर्मली शेयर होल्डर इक्विटी में 3 चीजें होती है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग। इस सवाल में मैंने बार बार देखा सिर्फ 2 हेड है, कौन कौन से? शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग।
बस अब ये सुने, शेयर कैपिटल तो मसला नहीं है, जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। कितना दिया हुआ है? शेयर कैपिटल दिया हुआ है सवाल में, इधर देखिएगा ऊपर, दिस वन 180,000, शेयर कैपिटल इज 180,000। अब जो आपका ये रिटेन अर्निंग है, इसके लिए वर्किंग 6 पे सफर करूंगा, वर्किंग 6 पे जाऊंगा, छोटी सी एक वर्किंग, क्योंकि इस साल भी तो प्रॉफिट कमाया है। आर ई लिख रहा हूं, व्हाट इज आर ई? रिटेन अर्निंग। तो मैं लिख रहा हूं पहले आर ई का ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस में है वो बिगिनिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? देखिए आर ई कितना दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में? 72,395, 72,395। इसमें इस साल जो पैसा कमाऊंगा तो मेरा रिटेन अर्निंग बढ़ेगा या कम होगा? पैसा कमा रहा हूं, मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, मेरा बॉक्स भर रहा है। पहले बॉक्स में कितने पैसे रखे हुए थे? इस साल कितने पैसे और कमाए वो देखो इनकम स्टेटमेंट से। नेट प्रॉफिट कितना कमाया था? 34,725, 34,725 जरा ऐड कर दें। 1,01,20, ओके 107,120, 1 नेट प्रॉफिट ऐड किया 107,120, दिस इज एंड। तो रिटेन अर्निंग का वेरी गुड। और एंडिंग बैलेंस, बैलेंस शीट एंड की डेट की होती है, बैलेंस शीट पे एंडिंग बैलेंस जाता है 10। इन दोनों को टोटल करें, शी का टोटल भी आ जाएगा 287,120। टोटल कितनी विकेटें गिरा दी है मैंने? 4 विकेटें गिरा दी। वेरी गुड। कौन कौन सी विकेट गिरा चुका हूं? वेरी गुड। रेवेन्यू एक्सपेंस की विकेट कहाँ गिराई है? 180 में इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ कौन कौन सी विकेट गिरा चुका हूँ? ये है आपके टोटल एसेट्स। क्या है? टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में किसकी विकेट गिरा दी है? इक्विटी की। अब किसकी विकेट रह गई है? लायबिलिटी कितनी किस्म की होती है? करंट और इस सवाल में सिर्फ कौन सी मौजूद है? करंट। इस सवाल में सिर्फ करंट मौजूद है, तो सिर्फ करंट लायबिलिटीज आएंगी। और करंट लायबिलिटीज में 2 है शायद, एक तो ट्रायल बैलेंस में है, एक एडजस्टमेंट में। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और करंट लायबिलिटी मौजूद, अगर नॉन करंट होती लॉन्ग टर्म लोन वगैरह तो पहले वो दिखाता, पिछले वीक में आई थी। तो इधर आ जाए। एक तो अकाउंट्स पेबल है, क्या है आपके पास? और दूसरा क्या है आपके पास? रेंट पेबल। और क्या है आपके पास? देख ले अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ है तो। एनीथिंग एल्स इन द ट्रायल बैलेंस? इधर आ जाए। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अकाउंट्स पेबल कितना है? 88,600, 88,600 अकाउंट्स पेबल 88। वो रेंट पेबल कितना था? 4,000 तो याद है, मैं दिखा देता हूँ। देखें ये रहा एडजस्टमेंट में, लास्ट एडजस्टमेंट 4,000 रेंट पेबल। इसके अलावा किसी एडजस्टमेंट पे कोई लायबिलिटी नहीं है, और लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे होती है। यहाँ पे सिर्फ एक लायबिलिटी थी, अकाउंट्स पेबल। देयर इज नो मोर लायबिलिटी। तो आप मुझे इन दोनों को भी सम अप कर दे। 92,600। अब जरा प्लस कर दे, आ गया बराबर। ये देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका आंसर इक्वल आ गया। और दिस इज टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो क्या आपने इक्विटी और लायबिलिटीज का टोटल प्लस कर लिया है? कितना आ रहा है? 379,720। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई, पांचों विकेटें गिर गई। अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस शीट आपकी बराबर है। और ये मैंने बैलेंस शीट आज एक ही साइड पे, मतलब 2 साइड पे बना दी, दोनों एक्सेप्टेबल होते
बेहतर तरीका वही है जो फॉर्मेट हमने इसकी 2 क्लासेस में पढ़ा है, वो स्टेटमेंट फॉर्मेट कहलाता है। ये बेसिकली टी अकाउंट फॉर्मेट है। ये टी अकाउंट की 2 साइडें हैं, लेफ्ट और राइट। एसेट ऑलवेज बीन डेबिटेड, लायबिलिटी कैपिटल ऑलवेज बीन क्रेडिटेड। अब आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया हुआ था वो भी आज इसी तरह टी अकाउंट फॉर्मेट से दिया था, और उस ट्रायल बैलेंस पे भी आप ये नोट कर लें, यहाँ सारे एसेट और एक्सपेंस है, यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी और जो कॉन्ट्रा हेड्स होते वो है। तो बहरहाल ये एक अच्छा सवाल था, मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा ग्राउंड बनाया, ग्राउंड बनाने के बाद सवाल बार बार पढ़ा, उसकी एडजस्टमेंट पढ़ी, उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई, उसकी बैलेंस शीट अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल की। तो ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। आप लोगों ने प्रैक्टिस मजीद करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।